नमस्कार स्टूडेंट्स, हम शुरू करने वाले हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो अपने हिसाब से सीक्वेंस को मिला लें। पिछले वीडियो सेशंस में हम 50 सेंटेंसेस तक बात कर चुके हैं। 51वें सेंटेंस से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो ये रहा आपके सामने 51वां सेंटेंस इंप्रूवमेंट किरण पब्लिकेशन की 2023 एडिशन के हिसाब से। क्या लिखा हुआ है? व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट टू योर फ्रेंड। देखिए, एक बार जल्दी से फटाफट सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। वो आपकी ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हो सकता है, वो आपकी वोकैब के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हो सकता है, वो आपके मीनिंग के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हो सकता है। व्हेन आप जानते हैं कि एक एडवर्ब है और यहाँ पर इंटेरोगेट करने के लिए लगाया गया है, और ये है एक एडवर्ब टाइम, मतलब यहाँ पर टाइम को इंटेरोगेट किया जा रहा है, टाइम के बारे में पूछा जा रहा है। WHO वर्ड है, शुरू में आ गया। उसके बाद आ गई आर, आपकी हेल्पिंग वर्ब। यू आ गया आपका प्रोनाउन, जो कि एक सब्जेक्ट के फंक्शन में है। इसके बाद लिखा हुआ है स्टार्टिंग। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, चूँकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब बी के साथ वर्ब की ING फॉर्म हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए लगाते हैं। स्टार्टिंग एक मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है। एक्शन नेचर की वर्ब है, उसमें भी ये ट्रांजिटिव नेचर की है। ट्रांजिटिव नेचर की है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन को तो यहाँ पर स्कोप नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक इन्फिनेटिव, यानी कि 2 + V1। अब ये जो इन्फिनेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्फिनेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक नाउन के फंक्शन में है। कैसे पता चला मुझे नाउन के फंक्शन में है? क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब लगी थी। ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, और ऑब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा, इसलिए इन्फिनेटिव को यहाँ पर नाउन कंसिडर करना पड़ेगा। अभी देखिए, यहाँ पर ये जो राइट लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं कि जो इन्फिनेटिव होते हैं या जो कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ये एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब वगैरह के फंक्शन में तो आ जाता है, लेकिन बेसिक रूप से एक ये नॉन फाइनाइट वर्ब ही कहे जाते हैं। इनमें वर्ब का एट्रीब्यूट रहता है, तो राइट में भी वो एट्रीब्यूट है। अब ये जो राइट है, ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पर इसके इनट्रांजिटिव फंक्शन को यूज़ किया गया है। राइट टू योर फ्रेंड का मतलब राइट अ लेटर एंड सेंड टू योर फ्रेंड, इस मीनिंग को यहाँ पर कन्वे किया जा रहा है राइट के द्वारा। तो यहाँ पर इसके इंट्रांजिटिव फंक्शन को यूज़ किया गया है, इसीलिए आगे यहाँ पर टू प्रीपोजिशन लगा दिया गया है उस रिसिपिएंट को रिफर करने के लिए, जो उस लेटर को या कुछ भी लिखे हुए को रिसीव करेगा। ठीक है, टू प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया योर फ्रेंड। फ्रेंड हो गया नाउन, योर हो गया उसका डिटर्मिनर। अब देखिए, सेंटेंस एकदम सिंटैक्टिकली परफेक्ट है। सिंटेक्स के हिसाब से, ग्रामर की स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम बाकी के चारों ऑप्शन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो दूसरा ऑप्शन है गोइंग, मैं आपको बता देता हूं, ये आर गोइंग या बी प्लस गोइंग, जो कॉम्बिनेशन है हम बी की किसी फॉर्म के साथ गोइंग, ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही लिखा जाता है मोस्टली। ये हम यूज़ करते हैं नियर फ्यूचर के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए। नियर फ्यूचर में अगर हम कोई काम करने वाले हैं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये हम तब लिख सकते हैं जब हम प्रेजेंट में इस एक्टिविटी को कर रहे हो, प्रेजेंट में एक्टिविटी गोइंग ऑन हो। प्रेजेंट मतलब वो पॉइंट जब ये बोला। लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूं आई एम गोइंग टू हिट यू। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो गोइंग का मतलब है ना, यहाँ पर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। गो का मतलब यहाँ पर कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। ये जो दूसरे सेंटेंस में गो है, ये किसी फिजिकल मूवमेंट को रिफ़र नहीं कर रहा। हाँ, ये वाला जो गो था, ये एक फिजिकल मूवमेंट को रिफ़र कर रहा था। यहाँ पर आपकी फिजिकल लोकेशन चेंज होगी, लेकिन आई एम गोइंग टू हिट यू में ज़रूरी नहीं है कि ये फिजिकल मूवमेंट को रिफ़र करे और आपकी फिजिकल लोकेशन चेंज हो। यहाँ पर आई एम गोइंग का मतलब है कि मैं नियर फ्यूचर में ये वाला काम करने वाला हूँ। हो सकता है जो यू है वो मेरे सामने खड़ा हो और मैं उसको खड़े खड़े ही वहाँ पे मुक्का मार दूँ, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, टूल से मैं उसको मार दूँ। आई एम गोइंग टू हिट यू। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर फिजिकली मूव करूँ, तो यहाँ पर कोई फिजिकल मूवमेंट को रिफर नहीं कर रहा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर आई एम गोइंग को लगाया गया है नियर फ्यूचर के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए।
तो ये इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो यहाँ पर स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग भी सही था, सिंटैक्टिकली सही था, मीनिंगफुल सही था, लेकिन जिस मीनिंग को हम कन्वे करना चाह रहे हैं वहाँ पर हमें बी गोइंग यानी कि व्हेन आर यू गोइंग टू राइट टू योर फ्रेंड, नियर फ्यूचर में किसी एक्टिविटी को रिफर करने के लिए हम बी प्लस गोइंग को यूज़ कर लेते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आएगा कि वांटिंग तो मीनिंगलेस था, थिंकिंग ये देखिए मीनिंगफुल तो हो सकता था, वांटिंग भी, थिंकिंग भी मीनिंगफुल हो सकता था, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को ढूंढना होता है। पहले हमें देखना होता है कि ऑब्जेक्टिवली किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस को लिखा गया है, और इन चारों ऑप्शन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होता है वो हमें यहाँ पर रखना होता है। तो चारों ही कहीं ना कहीं एक तरीके से मीनिंगफुल थे, लेकिन बी गोइंग ज़्यादा मीनिंगफुल है, ये ज़्यादा सेंटेंस की स्ट्रक्चर को सूट करेगा। ये हो गया आपका 51वां सेंटेंस। 52वें पे चल लेते हैं। ये हो गया 52। वन शुड एक्सरसाइज दियर राइट टू वोट। फटाफट इसको इंटरप्रेट करेंगे। ये जो वन लिखा हुआ है आपके सामने एक प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के फंक्शन में है। चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है। शुड यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब लग गई जिसको हम मोडाल कह देते हैं। सजेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वन को सजेशन दिया जा रहा है। एक्सरसाइज इसके साथ मेन वर्ब हो गई, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है या बेस फॉर्म यूज़ की जाती है अगर कोई भी मोडाल लगा है तो। अब ये जो एक्सरसाइज है ये भी एक एक्शन नेचर का वर्ब है और ट्रांजिटिव एक्शन है। ट्रांजिटिव एक्शन है तो उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा, और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ भी है। क्या ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है? राइट लिखा हुआ है नाउन, और उससे पहले लिखा हुआ है पजेसिव डिटर्मिनर। पजेसिव डिटर्मिनर किसी नाउन से पहले लगाए जाते हैं उसकी पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए कि वो नाउन किसके पोजीशन में है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है टू वोट, यानी कि 2 + V1 इन्फिनेटिव। चलो इन्फिनेटिव को अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। अब देखो यहाँ पर आपने ये जो दियर लगाया है, कोई भी पजेसिव डिटर्मिनर अगर लगाया जाता है तो उसके लिए लगाया जाता है जो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया जाता है। सब्जेक्ट है आपका वन, और आपने जो दियर लगाया है वो लगाया आपने दे के हिसाब से। वन तो किसी सिंगुलर पर्सन को ही रिफर करेगा, ठीक है, हालांकि इनडेफिनिट प्रोनाउन है, डेफिनिट नहीं करता कि किस वन की बात हो रही है। दियर जो कि दे पर्सनल प्रोनाउन है, दियर जो है दे के लिए डिटर्मिनर होता है, ना कि वन के लिए। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा वंस। ठीक है, वन पर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। वन शुड एक्सरसाइज वंस राइट टू वोट। यहाँ पर दियर की जगह काट कर क्या लिखा जाएगा? वंस, यानी कि थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। आवर लगाते अगर वहाँ पे वी होता तो वन की जगह हिज लगाते थे अगर वहाँ पर ही लिखा होता तो। अब देखिए टू वोट क्या है? इन्फिनेटिव है। अब इन्फिनिट जो है मैंने आपको बताया है कि नाउन के फंक्शन में हो जाते हैं, एडजेक्टिव के फंक्शन में हो जाते हैं, एडवर्ब के फंक्शन में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। देखिए वोट जो लगाया गया है ये राइट के लिए लगाया गया है कि किस राइट की बात हो रही है। राइट आपके पास बहुत सारे, राइट का मतलब है अधिकार से, राइट आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर कौन से वाले राइट की बात हो रही है? वोटिंग वाले राइट की, कि आपके पास वोट करने का राइट है, उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो अगर ये इस नाउन के लिए लगाया गया है तो मैं इस इन्फिनेटिव को क्या कंसीडर करूंगा? एडजेक्टिव। कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज, चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब भी क्यों ना हो, अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आती है तो वो एडजेक्टिव ही कंसीडर की जाएगी। ये हो गया आपका 52वां सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसका थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी सब बेकार है। चलिए 53 पर चल लेते हैं। 53 सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके सामने। आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर। देखिए आई हो गया यहाँ पर प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसको हेल्पिंग वर्ब इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे दिख गई मेन वर्ब लगी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और उससे पहले नोट एक एडवर्ब की तरह लगा हुआ है इसको मॉडिफाई करने के लिए। तो अब इसको हेल्पिंग वर्ब भी कंसीडर करूँगा। अब देखिए जो फिनिश है ये एक्शन नेचर की वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, उसमें भी ये ट्रांजिटिव एक्शन है। ट्रांजिटिव एक्शन है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। अब ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, ना क्वेश्चन में ना ऑप्शंस में, तो प्रोनाउन का स्कोप तो वैसे ही खत्म हो गया। नाउन पर बात कर लेते हैं। अब देखिए नाउन भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो रेडीमेड नाउन जो कि जिस फॉर्म में पाए जाते हैं उसी फॉर्म में नाउन होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेडीमेड नाउन, जैसे कि कार, जैसे कि गंगा, ठीक है, जैसे कि इंडिया। ये क्या है? जिस फॉर्म में पाए गए हैं, जिस फॉर्म में वर्ड है, जिस बेस फॉर्म में वर्ड है, उसी फॉर्म में इनको नाउन कंसीडर किया जाता है। दूसरे जो नाउन है वो हो सकते हैं आपके नॉन फाइनाइट वर्ब।
एक्चुअली में अगर कोई वर्ब आपके सामने लिखी है ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनकर, तो उसको नाउन बनाया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो नाउन के ही काम कर, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो केवल नाउन ही हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन का स्कोप है नहीं, तो नाउन में भी दो तरह की चीज़ें हो सकती है। एक तो रेडीमेड नाउन लिखा हो सकता है, कोई भी किसी भी प्लेस या किसी का नेम या किसी थिंग का नेम। दूसरा, आपके पास एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी आ सकती है। अब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब में भी नाउन होने के दो स्कोप हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये जो 2 + V1 होता है इन्फिनेटिव, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 2 + V1, ये इन्फिनेटिव मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, नाउन का काम भी कर जाता है, एडजेक्टिव का भी, एडवर्ब का भी। एडजेक्टिव एडवर्ब को तो छोड़ दो, अभी इन्फिनेटिव नाउन का काम कर जाता है, इतनी बात ध्यान रखो। और कब करेगा इन्फिनेटिव नाउन का काम? जब वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में होगा। कोई भी इन्फिनेटिव को नाउन तभी कहा जा सकता है जब वो नाउन के फंक्शन में हो, और नाउन के फंक्शन क्या होते हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इतनी तो बात बड़ी सीधी सीधी समझने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और नॉन फाइनाइट वर्ब है जो नाउन के फंक्शन में आ जाती है, वो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम जीरेंड कहते हैं, ये भी नाउन के फंक्शन में आ जाती है। कब आएगी ये नाउन के फंक्शन में? जब ये सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही हो। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है, तो ये तीनों ही फंक्शन है नाउन के। तो इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को नाउन यानी कि जीरेंड कंसीडर किया जाना चाहिए। तो अब आपके पास कहानी ये है कि अगर आपको एक मेन वर्ब दी हुई है और उस मेन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट लगाना है जो कि कोई वर्ब है, तो उस वर्ब को इन्फिनेटिव बनाकर लिखें या जीरेंड बनाकर लिखें, क्योंकि इन्फिनेटिव भी नाउन के फंक्शन में आ जाता है और जीरेंड तो नाउन के फंक्शन में होता ही है। इतनी बात को समझने के लिए जरा मेरे ये सेंटेंस देखिए, कहानी एकदम क्लियर होती हुई नजर आएगी। मैं यहां चल लेता हूं, ठीक है। इन्फिनेटिव और इधर लिखा मैंने जीरेंड, ठीक है। स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, जल्दी जल्दी मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी डिसाइडेड टू मैरी हिम। टू मैरी मैंने इन्फिनेटिव लगाया। ये डिसाइडेड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। डिसाइडेड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के रूप में मैं इन्फिनेटिव लगाऊं या जीरेंड लगाऊं? आप सोचिए, मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, मैरिंग लगाएं या टू मैरी लगाएं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, सी एडमिटेड टू मैरी हिम, ठीक है। फिर से वही ऑप्शन है आपके पास, टू मैरी लगाएं या मैरिंग लगाएं। तो यहां पर मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना, चाहे वो जीरेंड के फॉर्म में हो, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में हो, चाहे वो मेन वर्ब के फॉर्म में हो, वो कहीं ना कहीं अपने साथ कंटिन्यूटी के मीनिंग को बैकग्राउंड में ही इनहेरेंटली, आंतरिक रूप से कन्वे करती रहती है। भाई, हमने उसको जीरेंड मान लिया, उसको नाउन मान लिया, उसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में ले गए, लेकिन बेसिक रूप से है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब ही वर्ब है। तो वर्ब का एट्रीब्यूट तो उसमें रहेगा, और वर्ब की भी आईएनजी फॉर्म है। और आईएनजी फॉर्म आपको पता है पूरी इंग्लिश ग्रामर में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनहेरेंटली, हिडन वे में कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर ही देती है। इतनी बात अगर आपको पकड़ में आ रही है तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो मैरिंग है, ये वो एक्टिविटी होती है। देखिए, यहाँ पर दोनों की दोनों ये जो इन्फिनेटिव से और जीरेंड से बताई गई हैं, एक एक्टिविटी ही बताई गई हैं। एक एक्टिविटी का, एक प्रोसेस का नाम है मैरिंग और टू मैरी। तो ये जो मैरिंग है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे हम जीरेंड कह रहे हैं, ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। कंटिन्यूअस फॉर्म में है कब? जब ये मेन वर्ब वाला एक्शन हुआ। समझ रहे हैं बात को? कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। कंटिन्यूअस फॉर्म में है मेन वर्ब वाले एक्शन के साथ, लेकिन चल तो पहले से रही होगी। तो ये कहा जा सकता है कि जीरेंड वो एक्शन होता है, जीरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब ऑब्जेक्ट बनकर लिखी जाती है, ये सब्जेक्ट बनकर लिखी जाती है, तो ये वो वाला एक्शन होता है जो मेन वर्ब से पहले या मेन वर्ब के साथ चल रहा होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, मेन वर्ब से पहले या साथ का एक्शन होता है, साथ का एक्शन होता है। इसकी एग्जिस्टेंस मेन वर्ब के एग्जिस्टेंस से पहले थी
या उसके साथ साथ थी, इतनी बात ध्यान रखेंगे। और जो टू मैरी है इन्फिनेटिव, ये मेन वर्ब के बाद होने वाला एक्शन होता है। यहां पर लिखा देता हूं, मेन वर्ब के बाद होने वाला एक्शन होता है, होने वाला एक्शन होता है, क्योंकि उसकी फॉर्म ही ऐसी है। अब देखिए दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो मेन वर्ब हमारी क्या है, यहां पर एडमिटेड है, यहां पर डिसाइडेड है। डिसाइड पहले करेगा या मैरी पहले करेगा? पहले वो डिसाइड करेगा, मैरी बाद में करेगा। तो ये जो एक्शन हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब वाला, ये मेन वर्ब के बाद वाला एक्शन हो गया। पहले वो डिसाइड करेगी, फिर वो मैरी करेगी। डिसाइड पहले, मैरी बाद में। तो मैरी मेन वर्ब के बाद वाला एक्शन हो गया। तो बाद वाला एक्शन अगर है नॉन फाइनाइट वर्ब में तो आप यूज करेंगे इन्फिनेटिव। मैरिंग यहाँ गलत हो जाएगा, टू मैरी यहाँ सही है। एडमिटेड उन चीजों को किया जाता है जो पहले हो गई हो, मेन वर्ब से पहले हो गई हो या मेन वर्ब के साथ चल रही हो। एडमिट तो उन चीजों, एडमिटेड, डिनाई, फॉरगेट, रिमेंबर, उन चीजों को किया जाता है। स्टॉप, ठीक है, बिगिन और इस तरह की बहुत सारी वर्ब है, ये उन चीज़ों को की जाती हैं जो पहले से चल रही हो। यानी कि ये नॉन फाइनाइट वाला एक्शन पहले से चल रहा होगा या पहले हो गया होगा, उसने एडमिट अप किया है, तो ये मेन वर्ब से पहले का एक्शन हो गया। मेन वर्ब से पहले के एक्शन के लिए आप जीरेंट प्रीफर करेंगे, टू मैरी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इतनी बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इसी चीज को यहां पर लगाने की कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा फिनिश तो उसी चीज को किया जा सकता है जो पहले से एक्टिविटी चल रही हो। भाई जो एक्टिविटी पहले से चल रही है उसी को तो फिनिश कर सकते हो आप। ऐसा तो है नहीं पहले फिनिश कर दिया आपने फिर एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, फिर पेंट करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो एक्टिविटी पहले से चल रही है उसी को फिनिश किया जा सकता है। तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको? जीरेंट लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया, टू पेंट यहां पर गलत है। अब देखिए इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो ऑप्शन तो आपने चूज कर लिया, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये दूसरे ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में क्या कुछ आपको दिख रहा है, कुछ आपको अजीब सा लग रहा है? देखिए यहां पर लिखा हुआ है फिनिश द पेंट ऑफ द डोर। अगर यहां पर आप द पेंट ऑफ द डोर लिखने की कोशिश करें, द तो पहले से लिखा हुआ है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? भाई ये भी तो एक नाउन फ्रेज ही लिखी हुई थी और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता था, फिर उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आ गया और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया द डोर। इस दूसरे ऑप्शन को मैंने क्यों एलिमिनेट किया अभी बता देता हूं। देखिए पेंट का मीनिंग अगर आपको पता है तो सही है, नहीं हो तो मैं बता देता हूं। पेंट का मतलब होता है एक, जब पेंट नाउन होता है तो इसका मतलब होता है एक लिक्विड, है ना, विच इज यूज्ड टू डेकोरेट सरफेस और वॉल और एनीथिंग। ठीक है, कोई भी एक ऐसा कलरफुल लिक्विड, मैं यहां पर लिख देता हूं कलरफुल लिक्विड, एक ऐसा कलरफुल लिक्विड जो कि किसी सरफेस को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। आप सबको पता है, आप सबके घर में पेंट होता है और जब वो वर्ब होती है तो तब भी उसका मीनिंग यही होता है, बस फंक्शन चेंज हो गया। तो यहां पर क्या है? टू पुट ऑन पेंट, है ना, टू पुट ऑन पेंट टू डेकोरेट एनी सरफेस। ठीक है, इसी टाइप का मीनिंग है टू डेकोरेट एनी सरफेस, इसी टाइप का मीनिंग है, ज्यादा यहां पर दिमाग लगाइए। अब मेरे कहने का मतलब है पेंट जब नाउन है तो वो एक लिक्विड को रिफर कर रहा है, पेंट जब वर्ब है तो उसका मतलब है किसी दीवार पर पेंट करना, सीधी सीधी बात। क्या पेंट खुद इसी फॉर्म में, नाउन की फॉर्म में ही किसी एक्टिविटी को रिफर कर रहा है? पेंट किसी एक्टिविटी को तो रिफर कर नहीं रहा। अगर पेंट खुद किसी एक्टिविटी को रिफर कर रहा होता तो हम ये कह सकते थे हमने वो एक्टिविटी वो प्रोसेस फिनिश कर दी। ठीक है, तो इतनी बात समझिए कि यहां पर ये जो पेंट है किसी एक्टिविटी को रिफर नहीं कर रहा जिसको फिनिश किया जा सके। अब ऐसा इस मीनिंग में तो सेंटेंस को लिखा नहीं गया है कि कहीं पर पेंट का डिब्बा रखा हुआ था जो कि दीवार पे लगना था, उस डिब्बे को खत्म कर दिया। भाई खत्म कैसे किया? गिरा दिया, खा गए, पी गए। इस मीनिंग को यहाँ पर कन्वे नहीं किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिवली लिया करो सेंटेंस को। तो ये तो दूसरा ऑप्शन ऐसे ही हट गया। तीसरे ऑप्शन में आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। देखिए आपको सिर्फ गलतियां नहीं ढूंढनी है, गलतियां तो कोई भी पकड़ लेता है, आपको ये भी ढूंढना है कि क्या चीजें बारीकी में है, डिटेल में है। ये आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। आप अगर तीसरे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पेंटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक जिरेंड के रूप में लगी हुई है, जैसे ये वाला पेंटिंग लगा था। और जिरेंड चूंकि नाउन होते हैं तो उस नाउन से पहले आर्टिकल लगा है, तो इसमें क्या दिक्कत थी भाई?
ये पेंटिंग क्यों यूज किया हमने, द पेंटिंग यूज क्यों नहीं किया? भाई पेंटिंग को हमने कहा जेरेंड है और वो इस मेन वर्ब से पहले का एक्शन होगा और जेरेंड नाउन होते हैं। जब वो जेरेंड नाउन हो सकता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन हो सकती है, तो वो अपने से पहले आर्टिकल क्यों नहीं ले रही है? या ले भी सकती है या नहीं भी, या किस सेंटेंस में ले सकती है, किस सिचुएशन में ले सकती है, और यहाँ क्यों नहीं ले रही है, यहाँ क्या गड़बड़ हो गई? या एक और थोड़ी सी लो कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ा देता हूँ, एक ये भी ऑप्शन आपके सामने लिखा आ सकता था, आपके सामने चौथा ऑप्शन ये लिखा जा सकता था, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करना है तो द पेंटिंग ऑफ द डोर, द पेंट ऑफ की जगह द पेंटिंग ऑफ द डोर अगर चौथा ऑप्शन और हो जाता तो आप किस तरह से, क्या सिचुएशन, क्या दिमाग लगाते, जरा समझ लेते हैं। मेन चीज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जेरेंड से पहले आर्टिकल का क्या फंक्शन है, वो लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जाएगा, तो किस सिचुएशन में सही होगा और किस सिचुएशन में वो यूजलेस होगा, गलत होगा, या किसी जेरेंड से पहले आर्टिकल का क्या यूज है, क्या फंक्शन है। देखिए ये सब समझने के लिए ना मेरी जरा इस वाले पॉइंट को समझिए, मेरी ये इस बेसिक ऑब्जर्वेशन को समझिए। मैं आपके सामने जेरेंड का एक और प्रैक्टिकल यूज या प्रैक्टिकल एट्रीब्यूट आपके सामने रखने वाला हूं, जो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ग्रामरियंस इसको इग्नोर कर देते हैं या बात नहीं करते। मैंने लिखा जेरेंड, जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और नाउन के रूप में काम करती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड नाउन के रूप में काम कब करेगी? जब वो नाउन के फंक्शन में हो। नाउन के फंक्शन में मतलब या तो वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो। इतनी तो बेसिक बात है जेरेंड के बारे में। जैसे ही हम किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट देखते हैं तो हम कहने लगते हैं कि ये नाउन के फंक्शन में है, अर्थात ये जेरेंड है। इतनी बेसिक बातें हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जेरेंड को भी जब हम फर्दर ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें भी दो तरह के एट्रीब्यूट हम देख सकते हैं, मिलते हैं हमें। पहला तो ये कि कुछ जेरेंड वर्बी नेचर के होते हैं, वर्बी जेरेंड होते हैं, इनको ग्रामेरियन वर्बी जेरेंड कह देते हैं। कुछ जेरेंड जो होते हैं वो नाउनी जेरेंड होते हैं, नाउनी जेरेंड। अब देखिए क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है दोनों में, वर्बी जेरेंड में और नाउनी जेरेंड में। वर्बी जेरेंड, देखिए जेरेंड जो है नाउन के फंक्शन में तो आ गया है, बेसिक से समझिए, जेरेंड नाउन के फंक्शन में तो आ गया है, लेकिन मूल रूप से तो वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब ही है, तो उसमें वर्ब के एट्रीब्यूट भी हैं। लेकिन चूंकि वो नाउन के अवतार में आ गया है तो नाउन के एट्रीब्यूट भी शो करने लगता है। तो जब भी कोई जेरेंड किसी नाउन के एट्रीब्यूट शो करेगा और वर्ब के एट्रीब्यूट को छुपा लेगा या वर्ब के एट्रीब्यूट बैकग्राउंड में चले जाएंगे, हम उसके वर्ब वाले एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसके नाउन वाले एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो उसको नाउनी जेरेंड कहा जा सकता है। जब भी कोई जेरेंड अपने नाउन होने वाले अपने नाउन की प्रॉपर्टीज को, एट्रीब्यूट्स को हाइड कर लेगा, या हम उसके नाउन वाले एट्रीब्यूट्स का प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करेंगे, उसके वर्ब वाले एट्रीब्यूट्स का, उसकी वर्ब वाली प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, तो उसको वर्बी जेरेंड कहा जा सकता है। इसी बात को जरा मेरे इस बेसिक से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखता हूं, तो आप चाहता सिर्फ मैं आपसे आपका समय हूं। आपके पास समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूं, इसलिए मैं एक एक मिनट आपका वेस्ट नहीं करूंगा, वहीं लगवाऊंगा जहां पर बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि किसी व्यक्ति के पास समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना दौलत, ना रूप, ना कुछ। समय सबसे कीमती है, तो एक एक मिनट बड़ी सही जगह लगवाऊंगा। ये सेंटेंस मैंने लिखा, राइडिंग वाज फन। ठीक है, राइडिंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम जानते हैं सब्जेक्ट हो रही है सेंटेंस में, भाई ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गई और ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, फर्दर एक नाउन। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट के फंक्शन में है, सब्जेक्ट के फंक्शन में इसका मतलब नाउन है, और नाउन है इसका मतलब जेरेंड है। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अभी तो राइडिंग किसी जनरल सेंस में हम किसी भी राइडिंग को कह रहे हैं, किसी जनरल सेंस में कहा जा रहा है, जनरल सेंस में कहा जा रहा है। चूंकि राइडिंग एक एक्टिविटी का नाम है तो ये अनकाउंटेबल भी है, तो ए या एन लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिक कर दें, हम किसी डेफिनेट, किसी स्पेसिफिक राइडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम इसके साथ दा लगा सकते हैं। हम लिख सकते हैं द राइडिंग वाज फन। इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए।
भाई हमने किसी स्पेसिफिक राइटिंग को रेफर करना है तो हमने द आर्टिकल लगा दिया, ये लगा दिया हमने। क्यों लगा पाए हम इससे पहले द आर्टिकल? क्योंकि हम जानते हैं कि जो राइटिंग है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये सब्जेक्ट हो रहा है और सब्जेक्ट मतलब नाउन, और नाउन से पहले आर्टिकल को लगाया जा सकता है अगर हम किसी डेफिनेट स्पेसिफिक राइटिंग की बात कर रहे हैं। अगले सेंटेंस देखिए, मैंने अगला सेंटेंस लिखा राइडिंग ऑफ द न्यू बाइक वाज फन। ठीक है, अब देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने ऑफ प्रीपोजिशन लगा रखी है और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है। अभी जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसने राइडिंग को स्पेसिफिक कर दिया, डेफिनेट कर दिया। अब यहां पर तो हम बाध्य ही हो गए कि हमें द लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक ऐसी फ्रेज लिख दी जिसके बारे में, जिसने राइटिंग के बारे में बता दिया कि हम किस स्पेसिफिक, किस डेफिनेट वाली राइटिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बाध्य हो जाते हैं राइडिंग से पहले द आर्टिकल लगाने पर। राइडिंग से पहले आर्टिकल इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि वर्ब का एनजी फॉर्म सब्जेक्ट यानी कि नाउन यानी कि जीरेंड है, तो जीरेंड से पहले आर्टिकल लगा दिया। हालांकि इन दोनों सेंटेंसेस में हम फ्री थे, हम ये भी लिख सकते थे और ये भी लिख सकते थे, दोनों से ही थे। लेकिन अगर हमने कोई ऐसी प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा दी तब हम उसके साथ द लगा कर चलते हैं। अब चूंकि ये राइडिंग नाउन है, आर्टिकल इससे पहले लगा हुआ है, तो इससे पहले राइडिंग नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव भी लगाया जा सकता है। आप ये भी तो लिख सकते हैं फास्ट राइडिंग, द आर्टिकल लगा दिया मैंने, ऑफ द न्यू बाइक वाज फन। क्या दिक्कत है इसमें? भाई राइडिंग नाउन है और उस नाउन से पहले एक एडजेक्टिव लग गया फास्ट, और द आर्टिकल लग गया राइडिंग के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको एक प्रीपोजिशनल फ्रेज से मॉडिफाई करने के लिए एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई है जो उसको स्पेसिफिक कर देती है। अब आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ भी राइडिंग से पहले मैंने द लगाया है और यहाँ पर भी राइडिंग से पहले मैंने द लगाया, बल्कि एडजेक्टिव भी लगाया है, और यहाँ भी राइडिंग से पहले मैंने द लगाया है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर मैं राइडिंग यानी कि जीरेंड के नाउन वाले एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल लेना अपने से पहले, आर्टिकल क्या होता है? डिटर्मिनर होते हैं। आर्टिकल या कोई डिटर्मिनर लेना अपने से पहले, या अपने से पहले कोई एडजेक्टिव लेना खुद को मॉडिफाई करने के लिए, ये जो फीचर होता है ये नाउन का फीचर होता है। तो मैं नाउन वाले एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा हूँ जीरेंड पर। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को, ये दोनों एग्जाम्पल्स और ये वाले दोनों एग्जाम्पल्स, इनको मैं कहता हूं नाउनी जीरेंड। यानी कि ये जो जीरेंड यूज हो रहा है राइडिंग, द राइडिंग और अगले दोनों सेंटेंस में, इसको मैं कहता हूं कि मैंने नाउनी जीरेंड को यूज किया है, या मैंने जीरेंड के नाउन वाले एट्रीब्यूट्स को सामने लाया हूं और वर्ब वाले एट्रीब्यूट्स का यूज नहीं किया। ठीक है, अब देखिए मेरे कुछ और सेंटेंस देखिए, आपको डिफरेंस से पता चलेगा। आप जब इस डिस्टिंक्शन को, आप जब इस डिफरेंस को समझ पाएंगे तब आपको पता चलेगा कितने काम की चीजें हैं। मैंने लिखा राइडिंग अ न्यू बाइक वाज फन। ठीक है, राइडिंग अ न्यू बाइक वाज फन। अब देखें, आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो राइडिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, मतलब नाउन है, मतलब जीरेंड है। लेकिन जीरेंड होने के साथ साथ अब ये नाउन के अवतार में तो आ गई, जीरेंड तो बन गई, नाउन के अवतार में तो आ गई, लेकिन मूल रूप से तो एक वर्ब है, और चूंकि वर्ब है तो इसमें वर्ब का एट्रीब्यूट रहेगा, और चूंकि इसमें वर्ब का एट्रीब्यूट है और वो एट्रीब्यूट हमने चेक किया तो हमने पाया कि जो राइडिंग है वो तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट में क्या है? नाउन, और ये हो गया एडजेक्टिव इस नाउन के लिए, और ये हो गया आर्टिकल, मतलब पूरी की पूरी नाउन फ्रेज लिखी हुई है। अब किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, कोई नाउन फ्रेज लिखी हुई है, मतलब हमने इस वर्ब के वर्ब वाले एट्रीब्यूट को यूज किया है, मतलब इस जीरेंड के वर्ब वाले एट्रीब्यूट को यूज किया है। तो जब हम जीरेंड के वर्ब वाले एट्रीब्यूट को, वर्ब वाली प्रॉपर्टी को यूज करने लगते हैं तो हम इसी को कहते हैं वर्बी जीरेंड। ठीक है, देखिए ये टर्म्स आपको ज़्यादा सुनने समझने को नहीं मिलेंगी। मैं बड़ी ऑब्जर्वेशन के साथ इन चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। जब आप इतना ऑब्जर्व करने लगेंगे तो आपको भी चीज़ें पकड़ में आने लगेंगी। वर्बी जीरेंड ये कोई टर्म थोड़ी ना है, ये कोई स्टैंडर्ड टर्म थोड़ी ना है, ये तो बना दी ग्रामेरियंस ने। मैंने जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, मैंने इस पर रिसर्च की, तो मैंने पाया कि हाँ ऐसा होता है बहुत सारे सेंटेंसेस में, जीरेंड के साथ ये केस है, तो मैं इनसे सहमत हूं।
ठीक है, अब देखिए हाँ यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को जो कि जीरेंड हो रहा था, जो कि एक नाउन था, उसके हमने वर्ब वाले एट्रीब्यूट को यूज किया और नाउन वाले एट्रीब्यूट को यूज नहीं किया, इसलिए हम इसको कह रहे हैं वर्बी जीरेंड। वर्बी जीरेंड ना भी बोलिए, बस इतनी बात समझ जाइए कि कई बार जीरेंड के हम नाउन वाले एट्रीब्यूट को यूज करते हैं तो उनसे पहले आर्टिकल लगा देते हैं, और जब हम उसी जीरेंड के वर्ब वाले एट्रीब्यूट को यूज करते हैं तो हम उससे पहले अगर आर्टिकल लगाने की कोशिश करें तो गलत हो जाएगा। बहुत ही अपसर्ट, बहुत ही अजीब सा लगेगा देखने में। द राइडिंग ए न्यू बाइक वाज फन, बिल्कुल गलत लगेगा, कहीं लिखा हुआ नहीं देखोगे इस तरह का सेंटेंस, लिखा हुआ आ भी जाए तो बिल्कुल गलत है, सुनने में समझने में अटपटा सा लगेगा। जब हम जीरेंड के वर्ब वाले फीचर को यूज करते हैं, वर्ब वाली प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, तो हम उससे पहले कोई आर्टिकल लगाने से बचते हैं, प्रीफर नहीं करते। अब जिस तरह से मैंने ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, उस तरह से मैं और तरीके से भी लिख सकता हूं। मैंने लिखा राइडिंग फास्ट वाज फन। अब ये क्या कर दिया सर आपने? सर आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आपने कहा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब नाउन, मतलब जीरेंड हो रहा है, और ये जो फास्ट लगा दिया आपने, ये क्या लगा दिया बच्चा? ये लग गया इसके लिए एडवर्ब मैनर। ये जो फास्ट वर्ड है ये एडवर्ब भी हो जाता है, एडजेक्टिव भी हो जाता है। यहाँ पर लिखवा देता हूँ कोने में, फास्ट एडजेक्टिव भी हो जाता है और एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो जाता है। आपने क्रिकेट में सुना होगा फास्ट बॉलर, आपने सुना होगा फास्ट कार्ड, आपने सुना होगा फास्ट ट्रैक, हालांकि ये तो नाउन बना दिए गए हैं, कंपाउंड नाउन। फास्ट, फास्ट बॉलर, फास्ट रनर, फास्ट ट्रेन, ये सब सुना होगा आपने। तो फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ठीक है। गो फास्ट, रन फास्ट। और एडवर्ब मैनर होता है तो वर्ब के मैनर को बताने के लिए आता है। अगर फास्ट को एडवर्ब मैनर बनाकर यूज कर रहे हैं तो वर्ब के बाद लिखा जाना चाहिए। एडजेक्टिव था तो पहले लिखा गया था, लेकिन फास्ट को एडवर्ब मैनर बनाकर लिख रहे हैं तो वर्ब उस वर्ब के बाद आना चाहिए और उस वर्ब का मैनर बताने के लिए आना चाहिए। ये तो बेसिक सी बात है, कई बार मैं बता चुका हूं। अब चूंकि हमने एडवर्ब मैनर लगा दिया है इस वर्ब के मैनर को बताने के लिए, तो इस क्लियर हो गया है कि हम इस जीरेंड के नाउन के वर्ब वाले एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं। अब वर्ब वाले एट्रीब्यूट को अगर यूज कर रहे हैं तो हम इससे पहले अगर द लगा दें तो थोड़ा सा भद्दा लगेगा, थोड़ा क्या बहुत भद्दा लगेगा। द राइडिंग फास्ट वाज फन लगाकर तो देखो समझ भी नहीं आएगा लिख क्या रहे हो। राइडिंग फास्ट वाज फन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस तरह से मैंने राइडिंग फास्ट लिख दिया, राइडिंग ए न्यू बुक लिख दिया, सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता था, मैं दोनों मिलाकर भी लिख सकता था। राइडिंग अ न्यू बाइक फास्ट वाज फन। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ये हो गया सब्जेक्ट आपका, मतलब नाउन, मतलब जीरेंड, और ये हो गया इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, और ये लग गया एडवर्ब मैनर। भाई एडवर्ब मैनर आप ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद ही तो लगाते हो उस वर्ब का मैनर बताने के लिए। तो बात अभी भी वही रही, बस पिछले दोनों सेंटेंस को मिलाकर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी भी इस सिचुएशन में भी हम इस वर्ब के, इस नाउन के वर्ब वाले एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं। यहां भी अगर दा लगाओगे तो बड़ा सा भद्दा सा लगेगा, ठीक है, लगाना मत। वर्बी जीरेंड कहो या मत कहो आपकी मर्जी है, लेकिन ये इतनी बात समझ लो आप बेसिक से। अच्छा, यही सब बातें जब मैं समझा रहा था अपने स्टूडेंट्स को, तो मेरे दिमाग में और एक दो चीजें आई। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है, हर मैरिंग अर्ली वाज अ रॉन्ग डिसीजन, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब देखिए जो अर्ली है एडवर्ब टाइम है, और एडवर्ब टाइम लगाया जाता है किसी वर्ब के टाइम को बताने के लिए। एडवर्ब टाइम लगाया जाता है किसी वर्ब के टाइम को बताने के लिए, वर्ब के टाइम को रिफर करने के लिए। और ये जो वर्ब लग रहा है यही तो सब इस सेंटेंस का, इस लिंकिंग वर्ब का या इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट क्या है? हर है क्या? हर तो डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर तो सब्जेक्ट के फंक्शन में आ नहीं सकते। अर्ली है क्या? अर्ली तो एडवर्ब टाइम है, एडवर्ब टाइम तो सब्जेक्ट के फंक्शन में आ नहीं सकते। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही तो सब्जेक्ट है उस प्रेडिकेट का, वाज ए रॉन्ग डिसीजन का, यानी कि उस वर्ब वाज का। वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट है मतलब नाउन के फंक्शन में है, नाउन के फंक्शन में है मतलब जीरेंड है,
ठीक है। अब देखिए इस जीरेंड को मॉडिफाई करने के लिए मैं एक एडवर्ब टाइम भी लगा रहा हूं इसका टाइम बताने के लिए, और इससे पहले एक डिटर्मिनर भी लगा रहा हूं जो कि मुख्यतः नाउन से पहले लिखा जाता है। अब इस सिचुएशन में मैं इसके वर्ब वाले एट्रीब्यूट को भी शो कर रहा हूं, नाउन वाले एट्रीब्यूट को भी शो कर रहा हूं। ऐसा हो जाता है पजेसिव डिटर्मिनर के साथ। पजेसिव डिटर्मिनर के केसेस में जब हमें बताना होता है कि ये एक्टिविटी किसकी है, ठीक है। अगर मैं यहां पर हर ना लिखता तो ये तो पता चल जाता कि मैरिंग अर्ली वाज ए रॉन्ग डिसीजन, लेकिन मैरिंग किसकी मैरिंग की बात हो रही है ये बताने के लिए हम पजेसिव डिटर्मिनर को लगा सकते हैं। यहां पर हम दोनों तरह के एट्रीब्यूट एक साथ शो कर रहे हैं, तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस ये है कि हम किस मीनिंग को कन्वे करना चाह रहे हैं, हमारी प्रीफरेंस क्या है। रूल रेगुलेशन एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, अपनी समझ को इंप्रूव कीजिए, समझ को बढ़ाइए। इसी तरह से मैं एक सेंटेंस और लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सी objected to my borrowing her book, ठीक है। सी हो गया यहां पर आपका सब्जेक्ट, प्रेडिकेट ये पूरा है, ये सारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में सबसे पहले आ गई, अरे यार इससे अच्छा तो सी ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट में सबसे पहले आ गई, अरे भाई बस हो जा बस। ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड ये मेन वर्ब आ गई प्रेडिकेट में सबसे पहले, जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। तो इसके बाद हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ा, अगर किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ना है तो प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा आप बोरोइंग। बोरोइंग हो गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर हो रहा है तो ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच में आ गई तो क्या कहेंगे, उसको जीरेंड कहेंगे। अब देखेंगे ये जो बोरोइंग है ये एक जीरेंड तो है, नाउन तो बन गया, लेकिन चूंकि मूलतः एक वर्ब भी है, वर्ब है तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब का फंक्शन है, ट्रांजिटिव वर्ब की नेचर की है, वो ट्रांजिटिव नेचर की है तो उसने अपना ऑब्जेक्ट ले दिया। तो यहां से हमने इसके वर्ब वाले एट्रीब्यूट को शो किया, और चूंकि हम यहाँ पर डिटर्मिनर लगा रहे हैं तो हम इसके नाउन वाले एट्रीब्यूट पर भी फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोनों एट्रीब्यूट्स को, दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ लेकर चलते हैं, बस ये बताने के लिए कि ये एक्टिविटी किसकी है, ठीक है। पॉजिटिव डिटर्मिनर के केस में ये भी हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखें। वापस आते हैं अपने सेंटेंस पर। क्या था हमारे सामने, द पेंटिंग की बात कर रहे थे। द पेंटिंग को यहां पर लगाकर देखेंगे, मैं इसको सारे को हटा रहा हूं फिर से। अगर हम टू पेंट की जगह द पेंटिंग हम यहां पर लगाकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमने यहां पर पेंटिंग को, ये जो पेंटिंग हमारा नाउन हो गया वर्ब के आईएनजी फॉर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया इसका जीरेंड, इसको इसके नाउन वाले फीचर को यूज किया है। जो हमने इसके नाउन वाले फीचर को यूज कर लिया है, नाउनी जीरेंड इसको बना दिया है, द आर्टिकल लगा दिया है, तो क्या ये पेंटिंग अब इस डोर को अपने ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेगा? नहीं ले पाएगा। बहुत ही देखने, सुनने में, बोलने में बड़ा सा भद्दा सा लगेगा। लेकिन अगर हम द पेंटिंग को हम यूज कर रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने पेंटिंग को, जीरेंड को एक नाउनी जीरेंड के रूप में यूज कर लिया, यानी कि उसके नाउन वाले फीचर का इस्तेमाल कर लिया। तो अब अगर द डोर को हम सेंटेंस में जोड़ना चाहते हैं तो ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ा जा सकता है। इसलिए अगर द पेंटिंग ऑफ ऑप्शन आपके सामने होता तो वो हाईली कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर देता है, इसलिए वो ऑप्शन है ही नहीं, ये सही हो जाता ऑप्शन। भाई या तो पेंटिंग लिखो, पेंटिंग फिनिश का ऑब्जेक्ट हो गया जीरेंड, और उसके वर्ब वाले एट्रीब्यूट का यूज करके द डोर पेंटिंग का ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर आप द पेंटिंग ऑफ लिखो, द पेंटिंग फिनिश्ड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन ही जीरेंड, नाउन वाले एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर दिया, नाउन वाले एट्रीब्यूट को सामने ले आए, और फिर अगर द डोर को लिखना था तो आपने ऑफ प्रीपोजिशन लगा के लिख दिया। तो ये है कहानी 53वें सेंटेंस की, जो कि आप समझ नहीं पाते, इग्नोर कर देते मेरे बिना। चलिए 54 पर चलते हैं। ये रहा 54। सी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल सी फिनिश्ड ऑल हर कोर्स। ओके, देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यूजुअली लगाया गया है और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज किया गया है। पूरा सेंटेंस अगर इंटरप्रेट करने के लिए कहोगे तो सब्जेक्ट हो गया यूजुअली, एडवर्ब हो गया, और डज नॉट लीव फॉर वर्क हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये एक दूसरा एडवर्ब हो गया, लीव हो गई मेन वर्ब। देखिए बहुत अच्छी स्ट्रक्चर तो नहीं है, यूजुअली को हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं, मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, बट चूंकि सेंटेंस को इस तरह से लिखा हुआ है और वहां पर हमसे गलती नहीं पूछी है, गलती हमसे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश समय यहाँ पर दी गई है,
तो सी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क, हमें इसको अब इग्नोर ही करना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही सही मानना पड़ेगा। बहुत अच्छी स्ट्रक्चर नहीं है, मैं पहले से कह रहा हूँ। यूजुअली एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब से पहले आना चाहिए था, आपने हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा रखा है। सी डज नॉट यूजुअली लीव फॉर वर्क, ये होता तो ज़्यादा बेहतर होता, बट चलो इन्होंने लगा दिया तो हम क्या कर सकते हैं इनसे। मेन वर्ब यहाँ पर आपकी जो लगी हुई है ये इंट्रांजिटिव एक्शन है। इंट्रांजिटिव एक्शन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते नहीं है, तो आगे फॉर प्रीपोजिशन लगाना पड़ा, फॉर प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, अनटिल आ गया यहाँ पर एक कंजंक्शन के रूप में। और ये जो कंजंक्शन होता है इसका मतलब होता है बिफोर और अप टू द टाइम, यानी कि इस टाइम या इवेंट मेंशन्ड, पूरा ही लिख देता हूं, कल मैंने इसके बारे में समझाया भी था तो इसलिए शॉर्ट में निपटाने की कोशिश कर रहा था, बट मैं ऐसा करूंगा नहीं। अनटिल कंजंक्शन को जब हम यूज करते हैं तो अनटिल कंजंक्शन से जिस क्लोज को जोड़ते हैं वो क्लोज वो टाइम या मेंशन्ड इवेंट होता है जिससे पहले ये इस पॉइंट तक इस टाइम मेंशन्ड या इवेंट मेंशन्ड तक ये मेन वर्ब वाला एक्शन वाला काम हुआ। यानी कि अगर ये आपकी टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन पर आपने अनटिल से कोई क्लोज लिख दी और अनटिल से जिस क्लोज को आपने लिखा है वो क्लोज इस पॉइंट को रिफर कर रही है, उस क्लोज का जो टेंस है, उस क्लोज में जो वर्ब है उस वर्ब का जो टेंस है वो इस टाइम को रिफर कर रहा है, तो अनटिल के द्वारा हम इस क्लोज को लिखकर ये कहना चाह रहे हैं कि ये मेन वर्ब वाला एक्शन जो दूसरी क्लोज का है, मेन क्लोज का, वो एक्शन इससे पहले मतलब यहाँ तक खत्म हो गया, यानी कि इससे पहले के ड्यूरेशन में वैलिड रहा। पहले कहीं स्टार्ट हुआ होगा, स्टार्ट हुआ चला होगा और यहाँ तक खत्म हो गया, इसके बाद वो एक्शन नहीं हुआ, ये हम कहना चाहते हैं अनटिल से। अब आप देखेंगे तो ये यूजुअली यहाँ पर लगा रखा है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रखा है, यानी कि परमानेंट नेचर को रिफर किया गया है। सेंटेंस में एक्शन के परमानेंट नेचर को रिफर किया गया है कि ये जो है परमानेंट है, या फ्रीक्वेंट नेचर को रिफर किया गया है। अब अगर फ्रीक्वेंट नेचर को रिफर किया गया है तो ये टाइम भी फ्रीक्वेंट रहेगा। ये फ्रीक्वेंट तो तभी हो सकता है एक्शन जब ये अनटिल वाली क्लोज ये टाइम भी फ्रीक्वेंट हो। तो इस अब ये जो फिनिश लिख दिया आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तो पास्ट में ले गया। अगर आपने ये वाला टाइम पास्ट में रख दिया तो यहां पर भी पास्ट ही होना चाहिए था, क्योंकि ये वाला एक्शन तो इस अनटिल वाले क्लोज के एक्शन से पहले का ही होगा। समझ रहे बात को? इसलिए फिनिश तो गलत हो गया। क्या आना चाहिए? फिनिश से आना चाहिए। हैज फिनिश्ड भी गलत हो जाएगा, हैड फिनिश्ड भी गलत हो जाएगा। हैज फिनिश्ड कंप्लीशन को दिखाता है और हम कंप्लीशन को नहीं दिखाते जब हम किसी टाइम को रिफर करते हैं। हैड फिनिश्ड भी परफेक्ट में ले जाएगा, कंप्लीशन में पास्ट में ले जाएगा। जब हम यहाँ पर परमानेंट नेचर के एक्शन को दिखा रहे हैं या फ्रीक्वेंट नेचर के एक्शन को दिखा रहे हैं, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाई गई है तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंट नेचर के एक्शन को दिखाने के लिए लगाई गई है। और अगर फ्रीक्वेंट नेचर के एक्शन को दिखाने के लिए लगाई गई है तो ये जो टाइम है ये भी फ्रीक्वेंट रहेगा। भाई ये अनटिल वाला काम यहाँ होगा, इससे पहले उसने अपना अनटिल वाला काम यहाँ हुआ और ये इसने यहाँ पर लीव वाला काम कर दिया। उससे पहले दिन अनटिल वाला काम हुआ होगा और उससे पहले ये इसने लीव वाला काम कर दिया होगा। उससे पहले अनटिल वाला काम यहाँ हुआ होगा, उससे पहले इसने, यही तो कहा जा रहा है सेंटेंस में। तो ये वाला एक्शन भी तो उसी फीचर को दिखाएगा। तो इसीलिए अनटिल के साथ फिनिशेस लगाओगे, यहाँ पर भी आप उस फ्रीक्वेंसी को शो करोगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सेंटेंसेस के टेंस और उनकी स्टेट के बारे में, है ना, वर्ब की टेंस और स्टेट के बारे में। 54 हो गया, 55 पर चलिए। द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। आर्टिकल यहाँ पर नाउन हो गया, द हो गया एक आर्टिकल होगी नाउन फ्रेज जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। शुड यहाँ पर मोडाल हो गया, मोडाल हेल्पिंग वर्ब होते हैं सारी की सारी। एडवर्ब लग गया यहाँ पर नॉट। एक्सीड है मेन वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब है वो एक्शन नेचर की है। इसके मीनिंग पर अगर बात करें तो एक्सीड एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगी और उसका मीनिंग होता है टू बी ग्रेटर देन अ नंबर और एन अमाउंट। किसी अमाउंट से ग्रेटर होना, किसी अमाउंट या नंबर से ग्रेटर होना, एक मीनिंग तो ये है इसका। दूसरा मीनिंग ये कहा जाता है टू गो पास्ट एन अलाउड लिमिट। कोई अलाउड लिमिट है उसके पार चले जाना, उससे आगे चले जाना, तब आप कह सकते हैं कि एक्सीड कर गए। तो ये जो भी है इस दोनों ही मीनिंग में क्या है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। यहां पर आपने ये ऑब्जेक्ट हटाई दिया इसका, यहां पर इसको इंट्रांजिटिवली आपने यूज कर लिया।
ये हो ही नहीं सकती। तो क्या हो जाएगा फिर? तो एक्सीड ही हो जाएगा। एक्सीड देन नहीं हो सकता भाई, देन प्रीपोजिशन है, बियॉन्ड भी प्रीपोजिशन है, और ये वाला देन भी प्रीपोजिशन है, और मोर लगा दिया आपने कंपेयर करने के लिए, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। तो बात को मेरी समझिए जरा। द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स, सीधे सीधे लिखेंगे आप, मोर देन को हटा देंगे, मोर देन की जरूरत नहीं है। एक्सीड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधा उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए 100 वर्ड्स, यानी कि ये वो लिमिट है जिसको आप गो पास नहीं कर सकते, जिसको आप पार नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गए आपके 55 सेंटेंस। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिचुएशन में, ग्रामर की हो या ग्रामर के बाहर की हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको जवाब देने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।